हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉमर्स सेक्शंस का प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर हम कॉमर्स सेक्शंस के अंदर अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, इनके क्वेश्चंस का एक मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस के साथ साथ अपना रिवीजन भी कर रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। Which form is used to claim ITC in GST रिटर्न? जीएसटी रिटर्न के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, अवेल करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? जीएसटी का क्वेश्चन है। जीएसटी के अंदर जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो, तो ये केवल आप GSTR 3B के थ्रू ही अवेल कर सकते हो। किसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हो कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट? GSTR 3B के थ्रू। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी फॉर्म क्या है? तो ये आईटीसी का ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको कितनी आईटीसी मिल सकती है। GSTR 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई का फॉर्म होता है। जो आप सेल्स करते हो, उस सेल्स की डिटेल आप GSTR 1 के अंदर देते हो। 3B मैंने बता दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना। और जो आपका टैक्स का पेमेंट होता है, वो इसी फॉर्म के थ्रू होता है। GSTR 9 क्या है? GSTR 9 एनुअल रिटर्न होता है। ठीक है, जिन बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है, more than 2 CR, उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो किस फॉर्म में जाता है? GSTR 9 के फॉर्म में। और GSTR 9 से ही रिलेटेड एक और फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं GSTR 9C। इसकी लिमिट होती है अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, और ये होता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर है? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म हो गए जीएसटी के। बाकी आपका सही आंसर ये इसमें है, सी। नेक्स्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन डैश प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। ठीक है, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। ऑडिटर के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सो ऑडिटर के बारे में बात करता है सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक, जो अपॉइंटमेंट से शुरू होता है। और 148 किसका है? कॉस्ट ऑडिट का है। कॉस्ट ऑडिट तक जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, which of the following is not classified as financing activity under AS3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का क्वेश्चन है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हो गए, डेटर, क्रेडिटर, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट क्या होता है? अगर कोई एसेट परचेस की जाती है, ठीक है, या एसेट को बेचा जाता है, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है ना? जैसे फिक्स एसेट खरीदी गई या फिक्स एसेट बेची गई, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है कैपिटल इकट्ठा करना, पैसे लाना। ठीक है, जैसे शेयर इशू कर दिया कंपनी ने, कंपनी के पास पैसे आए, कंपनी ने लोन लिया, लोन का रिपेमेंट कर दिया, डिवेंचर का रिपेमेंट कर दिया, इस शेयर्स में डिविडेंड का पेमेंट किया, डिविडेंड पेमेंट, लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? किसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लासिफाई नहीं करेंगे?
डिविडेंड पेड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेस ऑफ मशीनरी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इशुएंस ऑफ शेयर ये भी फाइनेंसिंग है। रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है? बी, परचेस ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो बी आपका हो जाएगा सही आंसर। मशीनरी का खरीदना विनियोग एक्टिविटी का पार्ट है, विनियोग गतिविधि का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, एक सेकंड। लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी carried forward and can be set off against income under the same head only up to 6 year। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैरी फॉरवर्ड तो किया जा सकता है, और जो इसका सेट ऑफ है वो केवल सेम हेड से होता है। देखो, करंट ईयर के अंदर सेट ऑफ तो किसी भी हेड से हो सकता है। मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 हेड होते हैं, इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होते हैं, ये आपको पता है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर लॉस है, अगर लॉस है तो इसे करंट ईयर में जिस साल का लॉस है उस साल में एनी हेड, एनी हेड से एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 50,000 का लॉस है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर 1 लाख का प्रॉफिट है, तो उस 1 लाख के प्रॉफिट से इस 50,000 के लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है, और नेट लॉस को, नेट लॉस हो जाएगा आपका, सॉरी नेट प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैसे एडजस्ट करेंगे, समझ में आया? सॉरी, करंट ईयर में एनी हेड, लेकिन यहां पर लिमिट है अप टू 2 लैक्स। कितनी? 2 लाख तक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि करंट ईयर में पूरा लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो हम उसे आगे ले जा रहे हैं। जब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आगे ले जाते हैं तो उसका सेट ऑफ हम केवल सेम हेड से कर सकते हैं, और 8 साल तक कर सकते हैं केवल सेम हेड से। ठीक है, सेम हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को केवल हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक तो सही है कि लॉस, कैरी फॉरवर्ड लॉस को सेम हेड से सेट ऑफ किया जाता है, किया जा सकता है अप टू 6 ईयर। यहां पर ये गलत हो गया, 6 नहीं 8 होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। जबकि हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द सेम हेड, यहां तक ये भी सही है। ओनली अप टू 4 असेसमेंट ईयर, यहां पर ये गलत हो गया। Loss under the head income from house property can be carried forward and can be set off against income under the same head। कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और सेम हेड से सेट ऑफ किया जाएगा ओनली अप टू 8 असेसमेंट ईयर, बिल्कुल सही। और 8 असेसमेंट ईयर तक इसको सेट ऑफ मिलेगा। तो इसका मतलब सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। लास्ट वाला भी पढ़ लो। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी हेड। एनी हेड गलत है, 8 असेसमेंट ईयर सही है। एनी हेड नहीं बल्कि सेम हेड। ठीक है, सेम हेड। क्लियर है हाउस प्रॉपर्टी का? चलो, तो आपका सही आंसर यहां पर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पे बैक पीरियड मेथड? कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है ये, है ना। कैपिटल बस्टिंग के अंदर एक मेथड होती है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के अंदर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया है, वो कितने साल में रिकवर हो जाता है, ये होता है आपका पे बैक पीरियड। और पे बैक पीरियड के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर? चलो अब देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज मोस्ट रिलायबल मेथड,
ये मोस्ट रिलायबल मेथड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मोस्ट रिलायबल मेथड की बात करें अगर हम, तो एनपीवी मेथड को मोस्ट रिलायबल मेथड माना जाता है, या आईआरआर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को, क्योंकि वहां पर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं। क्योंकि पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए ये मोस्ट रिलायबल मेथड नहीं कही जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इग्नोर्स कैश इनफ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड। यह पे बैक पीरियड के बाद के कैश फ्लो को इग्नोर कर देती है। बिल्कुल सही बात है, पे बैक पीरियड में देखा ही जाता है कि पैसा कितना जल्दी रिकवर हो गया। पैसा रिकवर हो गया, उसके बाद जो कैश इनफ्लो आ रहा है उससे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो ये स्टेटमेंट आपका, सॉरी, ये स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट बी सही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी गलत है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया जाता। इट ऑलवेज लीड टू ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी गलत है। पे बैक पीरियड से सही डिसीजन आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट समझाया इसको मैं एग्जांपल से बता देता हूं। मान लीजिए 1 लाख रुपए पैसे लगाए गए, और फर्स्ट ईयर में 20 हजार आ रहे हैं, सेकेंड ईयर में मान लीजिए 40 हजार आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर 40 हजार आ रहे हैं, फिर मान लीजिए 50 हजार आ रहे हैं। तो यहां पर जो कैश फ्लो देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि ये 1 लाख की रिकवरी कितना जल्दी हो रही है। तो यहाँ 20 हो गई, यहाँ 40 होगी, मतलब यहाँ तक में 60 हजार रिकवर हो गए, और यहाँ भी मिला करके ये 1 लाख रिकवर हो गए। तो यहाँ हम क्या मानेंगे कि पे बैक पीरियड कितना है, 3 इयर्स। अब उसके बाद क्या कैश फ्लो आ रहा है, इससे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इसलिए बोला जाता है कि पे बैक पीरियड के बाद जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो वो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है। तो आपका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट अपीयर अंडर करंट एसेट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में क्या शो नहीं होता है। इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है, ट्रेडमार्क ये फिक्स एसेट का पार्ट है, और फिक्स एसेट के अंदर भी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, इंटेंजिबल एसेट का। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी करंट एसेट का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी करंट एसेट का पार्ट है। तो कौन सा पार्ट नहीं है, बी, ट्रेडमार्क। सही आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट, इफ नेट प्रॉफिट इज रुपीज 1,20,000 एंड टोटल सेल इज रुपीज 8 लाख, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन एज पर वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। क्वेश्चन ने बोला नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा एज पर वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस को फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के जो टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज रेशियो एनालिसिस, ये सब आते हैं। तो जो वर्टिकल एनालिसिस होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, कॉमन साइज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लास 12th के अंदर या 11th के अंदर ये टॉपिक रहता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है कॉमन साइज। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, सॉरी, एक आइटम को लेकर के उससे बाकी चीजों को कंपेयर किया जाता है। जैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम होते हैं इन्हें किससे कंपेयर किया जाता है, टोटल सेल्स से, या आप कह सकते हो टोटल रेवेन्यू से। और बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम होते हैं उनको एसेट साइड को टोटल एसेट से, और लाइबिलिटी साइड को टोटल लाइबिलिटीज। हालांकि दोनों तो सेम ही होंगे, है ना। जैसे पीएनएल के अंदर मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट का एनालिसिस करना है, तो इसको किससे कंपेयर किया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कि सेल्स के कंपैरिजन में कितने परसेंट हो रहा है। यहां पे क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन एच और वर्टिकल एनालिसिस। अब एग्जाम के अंदर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन तो समझ गए, हो सकता है वर्टिकल एनालिसिस देख के आप घबरा जाओ, तो घबराना नहीं है, सिंपल सा नेट प्रॉफिट रेशियो ही पूछ रहा है ना। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8 लैक्स इंटू 100। ठीक है। इसको कर लो।
ये हो जाएगा 15%। डी। नेक्स्ट, the cost that is concerned with the determination of the cost of each activity rather than process is called। ठीक है, ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के बेस पर डिसाइड होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, किसी प्रोडक्ट में कोई एक्टिविटी का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उस एक्टिविटी से रिलेटेड उतनी ही कॉस्ट उसके अंदर डाली जाएगी, इसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं, जिसमें हम कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर कॉस्टिंग का अलोकेशन करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस फिगर इन वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ओके, वर्टिकल एनालिसिस मतलब कॉमन साइज, अभी मैंने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कॉमन साइज के अंदर भी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब पी एंड एल, और पी एंड एल का हम किसको बेस लेते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, बेस फिगर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, टोटल सेल्स, या आप इसको टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हो। क्लियर है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी, टोटल रेवेन्यू। अब मैं अगर यहीं पे इनकम स्टेटमेंट की जगह बैलेंस शीट लिखा होता तो आप क्या बोलते, एसेट साइड को टोटल एसेट से और लाइबिलिटी को टोटल लाइबिलिटी से कंपेयर किया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 194 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, any person responsible for paying any income by way of winning from any lottery or cross word puzzle or card game and other game of any sort is responsible to deduct tax in such income। कहने का मतलब है पजल, क्रॉस वर्ड, ठीक है, इसको स्पेकुलेशन इनकम की बात कर रहा है, जुआ खेलने से, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से, या कसिनो के अंदर जो प्रॉफिट होता है, इन सब के अंदर वो बोल रहा है कि टीडीएस काटने का प्रोविजन कितना है, कितना टीडीएस काटा जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, पूछ रहा है कि कितने से ज्यादा इनकम होगी जहां पर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अगर 10,000 से ज्यादा की इनकम होती है तो वहां पे जो पे करने वाला है वो टीडीएस काटेगा अंडर 194 बी। ठीक है, लॉटरी वगैरह के अंदर अगर लॉटरी लगी और वो लॉटरी 10,000 से ज्यादा की है तो वहां पर टीडीएस काटा जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि बताओ 194 बी के अंदर रेट कितना है, तो ये आप बताएंगे। हमारे किसी प्रीवियस रिवीजन वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आया था 194 बी का रेट, ये आप बताइए। ठीक है, चलिए, if an asset's useful life is revised from 10 year to 8 year in the fifth year, then how should the depreciation is recalculated। तो देखो, अगर किसी एसेट की अगर किसी एसेट की यूजफुल लाइफ रिवाइज हो जाती है तो जो बची हुई वैल्यू होती है उसको बचे हुए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के अंदर अलोकेट कर दिया जाता है, बची हुई रिमेनिंग लाइफ के अंदर डेप्रिसिएट कर दिया जाता है। ठीक है, सो एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर प्रायर ईयर, डेप्रिसिएट द रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, ये आपका सही आंसर है कि जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है, जो बची हुई वैल्यू है एसेट की, उसको बचे हुए जीवन काल में, बचे हुए रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिसिएट कर देंगे। मान लीजिए फिफ्थ ईयर के अंदर 80,000 रुपए बचे हुए हैं, तो इस 80,000 को 5 साल में बांट दिया जाएगा, 5 साल में डेप्रिसिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 194 डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंश्योरेंस कमीशन इफ द पे इज अ डोमेस्टिक कंपनी। ओके, सो 194 डी के अंदर नॉर्मल रेट होता है 5%, बट अगर डोमेस्टिक कंपनी है पे, तो वहां पे रेट होता है 10%, और अगर पैन नॉट अवेलेबल का केस है, पैन नॉट अवेलेबल का केस है, तो वहां पे रेट होता है 20%।
यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी पूछा था तो रेट हो जाएगा 10%। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 lakhs इज projected to yield the following annual net income: year 1 3 lakhs, year 2 4 lakhs, year 3 5 lakhs. Calculate average rate of return. Okay, सॉरी, कैलकुलेट अकाउंट ARR मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओके, इनटू 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 lakhs प्लस 4 lakhs प्लस 5 lakhs डिवाइडेड बाई एवरेज निकालेंगे, 3 साल का है तो 3 से 12 lakhs डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4 lakhs। ठीक है, ARR इक्वल टू, 20%। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, a not for profit organization received a donation of ₹1 lakh for constructing a new building. How should this be treated in the financial statement? ओके, 1 लाख रुपए डोनेशन मिला है, बट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मिला है, बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है। नॉर्मली तो डोनेशन रेवेन्यू इनकम होता है, बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के लिए मिला है, बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, तो यहाँ पर ये कैपिटल रिसीट हो जाएगी। इसको क्या मानेंगे हम? कैपिटल रिसीट। और इसको लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, चलिए, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, क्योंकि कैपिटल रिसीट है, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के खर्चे या इनकम जाते हैं। डेबिटेड टू कैपिटल फंड नहीं, क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड अंडर लाइबिलिटी। ये सही आंसर है सी आपका, सेपरेट फंड बना करके लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिट गलत। ठीक है, नेक्स्ट, बता दिया ना आंसर सी। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट परचेस, कैश परचेस। ओके, सो टोटल परचेस कितनी हो जाएगी? 1,10,000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? जो माल बाहर से हमारे पास आया, इसका मतलब ये क्या है? सेल्स रिटर्न। कैश सेल्स 75,000 है और क्रेडिट सेल्स 90,000 है, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 1,65,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो आपने वापस कर दिया, तो ये परचेस रिटर्न है। क्लोजिंग स्टॉक 20,000, कैरिज आउटवर्ड 50,000। कैरिज आउटवर्ड मतलब ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना? कौन सा एक्सपेंस है ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको तो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है यहाँ पर? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम केवल डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लो। अब अगर मैं नेट परचेस की बात करूं, तो 1,10,000 है और 8,000 का परचेस रिटर्न है, तो -8,000 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1,02,000। क्लियर? चलिए, अब अगर मैं यहां पर बात करूं सेल्स की, तो 1,65,000 माइनस सेल्स रिटर्न है ये 10,000 का, तो 10,000 ये माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1,55,000। अब निकाल लो, चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल लो, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेथड से। अगर ट्रेडिंग अकाउंट निकालें, तो यहां हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितनी है? 1,55,000।
क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हम 20,000 रुपए, ये दिया हुआ है। और इधर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए। फिर हम लिखेंगे परचेस, परचेस कितना हो जाए, सॉरी, 1,02,000। अब निकाल लो भैया। तो ये इधर का टोटल 1,75,000, 1,75,000 माइनस 10, ये 1,12,000 हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 12,000 माइनस करें तो 1,00,000, सॉरी 63,000, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 63,000। बाकी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी निकाल सकते हो कि सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता। फिर जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। ठीक है, सही आंसर आपका क्या आ गया, डी, 63,000। नेक्स्ट, which of the following is not a feature of receipt and payment account? Not एनपीओ का क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा रिसिप्ट पेमेंट का फीचर नहीं है ढूंढना है, ठीक है। इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ऑल कैश रिसिप्ट बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड आर डेबिटेड टू इट। बिल्कुल सही है। ओपनिंग कैश से स्टार्ट होता है, और चाहे वो कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, जो भी पैसा आएगा उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। while recording while recording cash and bank transaction, all entries are made on cash basis। बिल्कुल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश बुक का ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है, समरी होता है यहाँ पर, कि कैश बेसिस पर इसको लिखा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज एन अकाउंट दैट कंटेन all cash and bank transaction made by not नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल, सभी कैश एंड बैंक के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखे जाते हैं। इट फॉलो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ये गलत है। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो नहीं करता है, बल्कि कैश बेसिस पर, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, सबको यहाँ लिख दिया जाता है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ कंपनी purchase machinery for rupees 10 lakh on 1st April 2021. The machine has a useful life of 5 years and depreciation is charged using the straight line method. ठीक है, how should the company present this expense in its financial statement for the year ended 31st March 2022? ठीक है, 1 अप्रैल को खरीदी गई और 31 मार्च 22, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर इस खर्चे को कैसे दिखाया जाएगा। सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रही है। 10 लाख कॉस्ट थी तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो 2 लाख को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे। 2 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा। क्लियर है। तो 2 लाख एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला ही आंसर आपका सही है। 10 लाख एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत है। 10 लाख डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग बिल्कुल गलत। 2 लाख डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस ग्रॉस रेवेन्यू, ये भी गलत है। तो 2 लाख एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए आपका सही आंसर है। किसी को कोई डाउट? Which of the following is the true regarding e-invoicing under GST? E-invoicing के बारे में पूछा है। It apply only to international transaction, ऐसा कुछ नहीं है। It apply to the business with the aggregate turnover exceeding rupees 5 करोड़, बिल्कुल। E-invoicing की करंट में लिमिट 5 करोड़ ही है, तो आपका बी सही है। इट इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी, बिल्कुल गलत है। अगर आपका टर्नओवर क्रॉस है तो ये ऑप्शनल नहीं बल्कि कंपलसरी फैसिलिटी, आपको करना, ई इनवॉइसिंग करना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी नहीं है, बल्कि उनके लिए मैंडेटरी है जिनकी 5 करोड़ की लिमिट है और B2B सप्लाई है। अगर B2C सप्लाई है वहां पर ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। B2B के लिए ही केवल ई इनवॉइसिंग चाहिए, B2C के लिए नहीं चाहिए। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन रिलेशन टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, टोटल इनकम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देयर आर देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 हेड ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन PGBP, और अदर सोर्सेस, ये 5 हेड होते हैं। शेयर्स ऑफ इनकम ऑफ HUF इज एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ मेंबर। ठीक है, HUF की इनकम में जो शेयर होता है मेंबर्स का, वो एग्जम्प्ट होता है मेंबर्स के हाथ में।
क्योंकि उस पे टैक्स एचयूएफ खुद भरता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सैलरी और बोनस रिसीव्ड बाय अ पार्टनर इज टैक्सेबल एज इनकम अंडर हेड सैलरी, ये गलत है। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो भी बोनस या सैलरी मिलता है वो पी सॉरी सैलरी के अंदर नहीं बल्कि पीजीबीपी हेड के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर टैक्स किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी डिटरमाइंड टू असर्टन विच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर ही उसकी इनकम की टैक्सेबिलिटी बनती है। ठीक है, वो इंडिया का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उस बेस पे उसकी इनकम की टैक्सेबिलिटी देखी जाती है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है। तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना था और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका सी है। यहां पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्सेबल अंडर इनकम अंडर सैलरी। ठीक है, इनमें से कौन सा सैलरी हेड के अंदर टैक्स नहीं होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्स होता है, सर्टेन लिमिट है, 200 रुपए पर चिल्ड्रन पर, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, उसके बाद ये टैक्सेबल हो जाता है। अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो अलाउंस मिलते हैं, ये इस सैलरी हेड के अंदर टैक्स नहीं होते हैं, ये एग्जम्प्ट होते हैं। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस भी टैक्सेबल होता है, कुछ कंडीशंस के अंदर ये नॉन टैक्सेबल होता है, बाकी ये टैक्सेबल होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी टैक्सेबल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या मिल गया बेटा? बी। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके प्रैक्टिस सेशन। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं। आपको कोर्स लेने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अफेयर विद बिजनेस, जिसके अंदर आपको कॉमर्स से रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं, इंक्लूडिंग पीडीएफ नोट, जिसका आप प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, आप मल्टीपल टाइप्स हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आप हमारा कोर्स एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।